नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मध्य प्रदेश के विकास और राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। ये कार्यक्रम भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 वर्षों में जन कल्याण, विकास, सुशासन और क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सरकार की नीति, योजना और उपलब्धियों का दस्तावेज है, जो जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। फोल्डर सभी टेबलों पर पहुंचा दें, सब दूर पहुंचा दें। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन की जो सॉफ्ट कॉपी है, आपके पीडीएफ कॉपी जो है आपके ग्रुप में अभी जस्ट पहुंचने वाली है। तो क्या प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड में देख रहा था तो लगभग 40 है, 40 स्लाइड और एक में 2 मिनट दूंगा तो ये 1.25 घंटे तो इसी में हो जाएंगे सर। तो वो सर तो मैं वो सोच के डर रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करना है। नहीं सर, इन तक हम प्रेजेंटेशन पहुंचा रहे हैं सर। हाँ, वो ज़्यादा सर। अच्छा है। अपने आज का दिन तो थोड़ा साथ में रह करके चाय पानी करने का है ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं बोल तो संभाल के रहा हूँ, आप समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा बोलने वालने में बच्चे बड़े हो जाते तो तरीके से बोलना पड़ता है, नहीं जैसे घर में अपने को अपनी में से बात करने में, भोजन सीधा बोल देने में थोड़ा सा तरीका लगा करके। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर एसीएस नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे सीपीआर और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है, और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक, नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है, और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने एक इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है, क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी। लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन, और आज तो और जोरदार चीज़ आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है, और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूं? हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर
जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हम सब देखते हैं 85 के बाद 87-88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना अपना टेरिटरी बनाने लगे और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था। हम कभी सोचते नहीं थे आदिवासी अंचल भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट या मंडला बालाघाट डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था, 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गया। लेकिन घटनाएं घटने लगी और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूँगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है, 88-89 से दल गठन होने लगे और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा, लेकिन अपनी सबके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का वो इतिहास बना है। राज्य सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, लेकिन आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो। और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही, समानांतर सत्ता चल रही, मंत्रिमंडल का गठन नक्सलाइटों का अपना अलग चल रहा है। ये सब एक तरह से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी स्थापित हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला बालाघाट डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25-30-40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग। लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतनी बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला बालाघाट डिंडोरी। पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी
तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट, मंडला, डिडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी को भी, जिन्होंने हमारे मोबाइल नेटवर्क के टावर और तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला। दूसरी बात करना चाहूँगा नदी जोड़ो अभियान की। ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से ही जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीज़ों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा, खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी, चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाएगा। ये पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, और उसमें और नवाचार कैसे हुए, जल की रचनाओं पे भी जब ध्यान जाता तो आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी।
सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में। लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस हुआ तो छिपरा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर छिपरा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया। तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम छिपरा लिंक योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में छिपरा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुँह से ही बोल रहा हूँ। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई छिपरा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती छिपरा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से छिपरा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब छिपरा जी के जल से छिपरा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि छिपरा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे। भोपाल के लोगों का मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आगामी 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। मेट्रो के पहले फेज में 6 स्टेशनों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं मेट्रो में सफर करेंगे और मेट्रो परियोजना के तहत बता दें कि डिपो के पास नई सड़क का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे संचालन में सुविधा मिलेगी। 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन के साथ साथ कई अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा आज और कल इंदौर और भोपाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 25 दिसंबर शह अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के समापन अवसर पर प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश से जुड़े लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया, और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा। लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हार्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया गया। अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ के अनुसार विशेष न्यायाधीश नौशीन खान की अदालत ने अधिनियम की धारा 5 और 6, धारा 13 और 14 के तहत आईटी अधिनियम से संबंधित मामले में निर्णय दिया है। यह फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्ती के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में विशेष रूप से गठित पॉक्सो कोर्ट, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायालय है, इसमें विशेष न्यायाधीश के रूप में श्रीमती नौशीन खान साहब के न्यायालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कल फैसला आया है। जो धारा 5, 6 पॉक्सो अधिनियम
धारा 13-14 पॉक्सो अधिनियम आईटी एक्ट से संबंधित मामला था। इस मामले के संक्षिप्त तथ्य जो इस प्रकार के हैं, एक नाबालिग बच्ची थी जिसके पिता का स्वर्गवास होने के बाद उसकी माता ने एक अन्य पुरुष से विवाह कर लिया था। विवाह के तत्काल पश्चात से ही ये जो सौतेला पिता था, ये बच्ची के साथ दुष्कृत्य करता था लगातार रूप से, और ये बच्ची बाहर किसी को इस दुष्कृत्य के बारे में नहीं बताए तो जान से मारने की धमकी भी देता था। और कुछ समय ये घर पे नहीं भी रहा, और 1.5 साल बाद ये व्यक्ति पुनः शिकायत के बाद पुनः उस घर में वापस आ गया और पुनः ये कृत्य दोहराने लगा। और ये बात पुलिस तक के बाहर समाज में न पहुंचे, इस कारण इस जो सौतेला पिता था, इसने माँ और बेटी के साथ अश्लील नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर भी उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे। पुलिस के जो निरीक्षक हैं, इस मामले के विवेचक हैं निरीक्षक सतीश पटेल, उनके द्वारा बहुत अच्छा उत्कृष्ट अनुसंधान किया गया, साक्ष्य संकलित की गई, चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सहायक जिला अभियुक्त अधिकारी श्रीमती लतिका जमरा द्वारा पैरवी की गई और अंततः समस्त गवाहों, तथ्यों को, दस्तावेजों को देखने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा इस जो सौतेला पिता आरोपी था उसको धारा 5 और 6 में पृथक पृथक आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, धारा 13-14 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और आईटी अधिनियम में 3 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है और साथ ही विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत जो पीड़िता है, बालिका है, उसके मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए जो उसके कारित हुई है उसके लिए 3 लाख रुपए का आदेश दिया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। भोपाल में बंगले के बाहर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। एसपी, डीजीपी और पुलिस बता दें कि निर्देश और सुरक्षा समीक्षा करने के निर्देश मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भोपाल में बता दें कि गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसपी, डीजीपी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा समीक्षा करने के लिए निर्देश मिले हैं। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर व्यापक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके समाधानों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रत्येक विभाग के मंत्री अपने अपने विभागों में पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में भविष्य की कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। अपने क्षेत्र में सरकार के 2 साल की उपलब्धि और उस जिले में किए गए कामों को लेकर भी करेंगे और विभाग वाइज भी मंत्री अपने अपने विभागों के बारे में भी 2 साल में क्या काम किया इसको लेकर भी जनता के समक्ष। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां महाकाल मंदिर परिसर में प्रदर्शन और परिसर में मंदिर हटाने के विरोध में प्रदर्शन। धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर खराब हालत में और इसके साथ ही बता दें कि विधि विधान से फिर स्थापित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर खराब हालत में था और इसके साथ ही धरने पर बैठे बजरंग दल के। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकाल मंदिर परिसर में परिसर से मंदिर हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठे हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवी तिथि पर बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भक्तों ने भस्म आरती में सहभागिता की और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर से बाहर तक नजर आईं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए।
श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सके इसके लिए बैरिकेडिंग्स और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई। दिन भर मंदिर में भक्तों की आवाजाही बनी रही है। और इसके साथ ही महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला, जहां पौष कृष्ण नवी पर बता दें कि दिव्य दर्शन बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं को देखने के मिले हैं। भस्म आरती में हजारों भक्त यहां शामिल हुए और लंबी लंबी कतारों में भक्त यहां लगते हुए नजर आए हैं, जहां सभी ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। 23 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे है। इंदौर, राजगढ़ में सबसे कम पारा दर्ज किया गया है। भोपाल में 6.5, अगर जबलपुर की बात करें तो 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन में 9 और ग्वालियर में 9.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि 23 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।